हेलो दोस्तों। आज सुनते हैं इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी कहानी जिसका नाम है चौथी का जोड़ा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झिर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी हुई थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओं ने बच्चे छाती से लगा लिए थे। जब कभी कोई बच्चा रसद की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता तो नाय नाय मेरा लाल करती दुबली पतली माँ उसे अपने घुटने पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल धूप में फटक रही हो, और बच्चा भी हुंकारे भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थीं। छोटे अर्ज की टूल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए, मगर अभी सफ़ेद गजी का निशान ब्योंतने की किसी की हिम्मत न पड़ती थी। काट छांट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उनके सूखे सूखे हाथों ने न जाने कितने दहेज समारे थे, कितनी छठी छूचक तैयार किए थे और कितने ही कफन ब्योंते थे। जहाँ कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी ब्योंत न बैठती तो कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े के कान निकालती, कलफ जोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखूंटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोल कर मुस्कुरा उठती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बख्शी से ले लो, और फिर बस मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ भी नापतोल नहीं कर पाएगी। वो भी आज नापतोल से हार जाएगी। तभी तो सब दम साधे उनका मुंह ताक रहे थे। कुबरा की माँ के पुरस्तकबाल चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल न थी। 4 गज गजी के टुकड़े को वो निगाहों से ब्योंत रही थीं। लाल टूल का अक्सो उनके नीलगू जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियाँ अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो। और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठाई। मोहल्ले वालों के झमघटे से एक लंबी इत्मीनान की सांस खारिज हुई। गोद के बच्चे भी ठसक दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों ने लपा-झप सुई के नाकों में डोरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुस्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सहदरी के आखिरी कोने में पड़े पलंग पर हमीदा पैर लटकाए, हथेली पर ठोड़ी रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटाकर इसी तरह बी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बक्ची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख छिपकली सी उसकी जर्दी मायल मटियाले रंग में लपक उठती। रूपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टाँके पर जरी का काम हिलता और मशालें कपकपा उठती। पता नहीं कब इस शबनमी दुपट्टे के बने टके तैयार हुए और गाजी के भारी कब्र जैसे संदूक की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मांद पड़ गईं। तूली के लच्छे उदास हो गए, मगर कुबरा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हुआ जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सेंत दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का शुरुआत हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छांटी जाती। सहदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुँचती। छोटे कपड़े की गोट तो उतर जाएगी, पर बच्चों का कपड़ा न निकलेगा। लो बुआ लो और सुनो, क्या निगोड़ी भारी टूल की चूलें पड़ेंगी, और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोश कीमियागार की तरह आंखों के फीते से तूलें अर्ज नापती और बीबियाँ आपस में छोटे कपड़े के मुताल्लिक खुसर पुसर करके कह कहे लगाती। ऐसे में कोई मनचली, कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती, कोई और
4 हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुगलियां शुरू हो जाती। ऐसे मौक़ों पर कुंवारी बालियों को सहदरी से दूर सिर ढककर खपरेल में बैठने का हुक्म दिया जाता और जब कोई नया कहा सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भरकर रह जाती और सोचती, अल्लाह, ये कहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर ब्योंत निहायत नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहमकर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से न सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दूल्हा की कोई रखेल निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कड़ों का अड़ंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो मेहर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बी अम्मा की सारी मशाकी और सुगड़ापा धरा रह जाता। न जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुघड़ माँ ने दहेज जोड़ना शुरू किया था। जरा सी कतर भी बची तो तेलदानी या शीशी का गिलास सीकर धनु को गोकरू से संवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती हैं। जो बारात आ गई तो यही सली का काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का भी दम फूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे, जैसे मुहर्रम का आलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार हो जाता। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक करते। हमीदा को घुटनों पर बिठाकर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फूंसड़ा हलक में चला जाता और वे खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे बिल्कुल पसंद न था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे और हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर भी अम्मा आकर उन्हें सहारा देती, पीठ पर धप-धप हाथ मारती। तौबा है, भला ऐसी भी क्या हंसी। अच्छू के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती मगर देर तक हांफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते। बार बार कहा है तुमसे। बड़े शफाखाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और रोज 3 पाव दूध और आधी छटाक मक्खन। ऐ खाक पड़े उन डॉक्टरों की सूरत पर। भले एक तो खांसी ऊपर से चिकनाई बलगम न पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ। दिखाऊंगा अब्बा होका गुड़गुड़ाते और फिर अच्छू फिर लग जाता। आग लगे इस मुँहे हुक्के को। इसी हुक्के ने तो खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी देखते हो आंख उठाकर कभी। और अब अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था जवान थी। वो तो जैसे बिस्मिल्लाह विद्यारंभ की रस्म के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। ना जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आंखों में किरणें नाचीं, न उसके रुखसारों पर जुल्फ़ें परेशान हुईं, न उसके सीने पर तूफान उठे। वो झुकी झुकी, वो सहमी सहमी जवानी जो न जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप न जाने फिर किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा भी हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम ना आ सका और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी और कुबरा के पैगाम न जाने किधर रास्ता भूल गए। जैसे किसी को मालूम ही नहीं कि इस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। मगर बी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वो इसी तरह रोज रोज दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती हैं। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके
शरबत के महीने में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपये में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा न था। मझले मामू का तार आया था कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया, मानो चौखट पर बारात खड़ी हो और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग अफशां भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुँह बोली बहन बिंदु की माँ को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुँह देखो जो इस घड़ी ना आओ। और फिर दोनों में घुसर पुसर हुई। बीच में एक नज़र दोनों कुबरा पर भी डाल देती जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो इस काना फूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी। उसी वक्त बी अम्मा ने कानों से 4 माशा की लौंगें उतार कर मुँह बोली बहन के हवाले की। जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोकरू 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टूल ला दें। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछकर तैयार कर दिया गया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोत डाला। कमरा तो चिट्टा हो गया मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई। और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे इस वजह से। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। मेरे अल्लाह मैं 100 रकात नफिल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले से ही मच्छरों वाली कोठरी में जा घुसी थी। जब सेवइयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए सब, तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती हुई कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठा लिए। लाओ मैं धो दूँ बी आपा, हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही, बी अम्मा मुस्कुराती रहीं और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टांगती रहीं। जिस रास्ते कान की लौंग गई थी उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी थीं। और फिर हाथों की 2-2 चूड़ियाँ भी जो मझले मामू ने रंडापा उतारने पर दी थीं। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते। खुद सूखा निवाला पानी से उतारकर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा ख़राब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाए देखकर कहा करती। और वो सोचा करती हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी आपा सुबह सवेरे उठकर मशीन की तरह जुट जाती हैं। निहार मुँह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं, दूध औटाती हैं ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकालकर उन पराठों में भर दे। और क्यों ना भरे, आखिर को वो एक दिन उसी का तो हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसी की हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वाले मुंह कैसे फुलाकर बैठेंगे, कैसे उनके मुंह पर जूता पड़ेगा। और उस ख्याल से ही बी आपा के चेहरे पर सुहाग खेल उठता। कानों में शहनाइयाँ बजने लगतीं और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती। उसके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वे उनसे कुछ कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बिसांदी बनियान और नाक से लिपटे हुए रुमाल धोती। उसके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम्स काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डटकर जाता और शाम को आकर कोफ्ते कहकर सो जाता। और बी अम्मा की मुँह बोली बहन हाकिमाना अंदाज में घुसर पुसर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा। बी अम्मा तौलिए पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले, रंग ढंग से, कुछ आँखों से। आए नौज खुदा न करे मेरी लौंडिया आंखें लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने। बी अम्मा फख्र से कहती। ऐ तो पर्दा तोड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरंदेशी की दाद देनी पड़ती। ऐ बहन तुम तो सच में बहुत भोली हो, ये मैं कब कहूँ हूँ। ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसी थी। अरे ओ नकचड़ी, बहनों से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक। अरे चल दीवानी। ऐ तो मैं क्या करूँ खाला,
राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती? भैया, हमें तो शर्म आती है। ऐ है, वो तुझे फाड़ ही तो खाएगा ना, बी अम्मा चिढ़ाकर कहती। और फिर एक और मिसकॉट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज बी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देखो हंसना नहीं, नहीं तो सारा आएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की। फिर जो उन्होंने हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा तो मैं वहाँ से भागी। अल्लाह तौबा, क्या खूनी आंखें हैं, जाने गोली मरी। अरे देख तो सही, वो कैसा मुंह बनाते हैं, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा भी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। लुटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मंद उदासी। मैं सिर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। राहत तो खामोशी से खाते रहे, मेरी तरफ न देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहे लगाऊं कि वाह जी वाह, दूल्हा भाई खली के कबाब खा रहे हैं। मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। बी अम्मा ने मुझे जलकर वापस बुला लिया और मुँह ही मुँह में मुझे कोसने लगीं। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो मज़े से खा रहा है, कमबख्त। राहत भाई कोफ्ते पसंद आए? बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारद, बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने टहोका दिया। आपने लाकर दिए और हमने खा लिए, मज़ेदार ही होंगे। अरे बहरे जंगली, बी अम्मा से ना रहा गया। तुम्हें पता भी न चला, क्या मज़े से खली के कबाब खा गए? खली के? अरे तो रोज़ काहे के होते हैं, मैं तो आदी हो चला हूँ खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी अम्मा की झुकी हुई पलकें ऊपर न उठ सकीं। दूसरे रोज़ बी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा। ये बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खाकर इसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते हुए पराठे ठुसाएं। मेरी बी आपा को जुसाना नसीब नहीं और इसे दूध मलाई निगलवाएं। मैं भन्ना कर चली आई। बी अम्मा की मुंहबोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज़्यादा हिस्सा घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में लगी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीज आंखों के तीर मेरे दिल में चुभा करते। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी तो कभी नमक के बहाने और साथ साथ में जुमलेबाजी। मैं खिसियाकर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दूं कि किसकी बकरी और कौन डाले दाना घास। ऐ बी, मुझसे तुम्हारा ये बैल न नाथा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख मेरा कलेजा धक से हो जाता था। मैंने उनके सफ़ेद बाल लटके नीचे छुपा दिए। नाच जाए इस कमबख्त नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने मुझे पुकारा। मैं गुस्से से तड़प गई, पर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गईं। राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा तो दम ही निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्मो हया से घुटी आवाज़ में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे, किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओहो नहीं, खा नहीं जाऊं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिया की बसांद में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथों से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकसो गुलाम की तरह सुबह से शाम तक जुटे रहते हैं, इनकी बेगार कब ख़त्म होगी? क्या इनका कोई ख़रीदार ना आएगा? क्या इन्हें कभी प्यार से ना कोई चूमेगा? क्या इनमें कभी मेहंदी न रचेगी?
क्या इनमें कभी सुहाग का इतर न बसेगा? जी चाहा जोर से रोऊं, जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बियापा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज़ इतनी रसीली और मीठी कि राहत के अगर कान होते, मगर राहत के कान थे न नाक, बस दोजख जैसा पेड़ था। और कह रहे थे अपनी बियापा से कहना कि इतना काम ना किया करें और जोशांदा पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके बो। अरे चुप मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दे आ। पर देख, तुझे मेरी कसम, मेरा नाम न लीजो। नहीं बियापा, उन्हें ना दो वो स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी ज़रूरत है? मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। आप अभी तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या ज़रूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसती रहती हूँ। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक आईब्रो शरारत से ऊपर तानकर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। कमीने, मिट्टी के लौंदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं। इसके एक एक फंदे में किसी नसीबों जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पगोड़े झुलाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो गधे कहीं के, और ये जो दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार की गत न बजा सकेंगे, मणिपुरी और भरतनाट्यम की मुद्रा न दिखा सकेंगे। इन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, इन्हें फूलों से खेलना नसीब न हुआ। मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह शाम सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गजालतें धोते हैं। इनमें चूड़ियाँ नहीं खनकती, इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने ख़राब कर दिया है। वो मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख की और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के साथ एकदम चुप हो जाने की बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह नाक गिरेबान नोच डाले और अपनी पलंगडी पर जा गिरी। बियापा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। वो बोले कुछ, उनसे रहा ना गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बियापा ये राहत भाई बड़े ख़राब आदमी हैं। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते। देखिए मेरी सारी चूड़ियाँ चूर हो गईं। मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरीर हैं, उन्होंने रोमांटिक आवाज़ में शर्मा कर कहा। बियापा सुनो बियापा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं। मैंने सुलग कर दोबारा कहा। आज मैं बी अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जायनमाज बिछाते हुए कहा। देखिए मेरी चूड़ियाँ बी अम्मा, राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा मसरत से चहकर बोली, हाँ खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। है तो दम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की नमी हुई हो कि हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजियो, कसर निकाल लियो कि याद ही करें मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। मुँह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और मामले को उम्मीद अफजा रास्ते पर गामजन देखकर खुशनुदी से मुस्कुराया गया। है तू तो बड़ी ही ठस है। हम तो अपने बहनोइयों को खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे, और वो मुझे बहनोइयों से छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह सिर्फ वो छेड़छाड़ के तीरंदाज नुस्खे से उन दो ममेरी बहनों की शादी कराई जिनकी नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहाँ बेचारे को लड़कियाँ बालियाँ छेड़ती शर्माने लगते और शर्माते शर्माते अख्तेलाज के दौरे पड़ने लगते। और फिर एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। और दूसरे वायस राय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहाँ सुना कि बाहर आए हैं लड़कियाँ छेड़ना शुरू कर देती हैं। कभी गिलोरियों में मिर्चें भरकर भेज दें, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दें। फिर क्या था, वो तो रोज आने लगे
आंधी आए पानी आए क्या मजाल जो वो ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। अपने एक जान पहचान वाले से कहा कि उनके यहाँ शादी करा दो। पूछा कि भाई किससे, तो कहा किसी से भी करा दो। और खुदा झूठ न बुलवाए तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बहचा चला आता हो। छोटी तो बस सुभान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया बाप ने और साहब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी, उसे लड़का मिलते देर लगती है। बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा, ये बात नहीं है बहन, आजकल लड़कों का दिल बस थाली का बैंगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाता है। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही ना फंस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंद रही थीं और सब कुछ सुन रही थीं। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कुंवारेपन की लानत समेत उसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी हैं? नहीं, भूख के एहसास से वो पहले ही सहम चुकी हैं। मर्द का तसव्वुर इनके मन में एक उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। इशारों कनायों के बावजूद भी राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे, ना उनके घर से पैगाम आया। थक हार कर बियम्मा ने पैरों के तोड़े गिरमी रखकर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में ऊधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माती ले जाती मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा कमजोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टाँके लगाती रहीं। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मुश्किल थरथरा रही थी। बी आपा की सहेलियां उनको छेड़ रही थीं और वो खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थीं। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तस्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती गरम गरम सांसें मेरे कानों में लगीं। तस्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, ये मुकद्दस मलीदा अब राहत के पेट में झोंका जाएगा। वो तंदूर जो 6 महीनों से हमारे खून के छींटों से गरम रखा गया, ये दम किया हुआ मलीदा मुराद बर लाएगा। मेरे कानों में शादियाने बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हे के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है जो घोड़े की अयालों को चूम रहा है। चौथी का शहानी जोड़ा पहने फूलों से लदी शर्म से निढाल आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती हुई बी आपा चली आ रही हैं। चौथी का जरदार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बी आपा की हया से बोझल पलकें झुकी जा रही हैं। शुक्राने का एक आंसू ढलककर अफशां के जर्रों में कुमकुमे की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा कह रही हैं। हमीदा का गला भराया। जाओ ना मेरी बहन। बी आपा ने उसे जगा दिया और चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती दौड़ी की तरफ बढ़ी। ये है मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे, जैसे वो सांप की बौबी में घुस आई हो। फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एक कदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई, जैसे कोई दिन का गला घोंट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर सने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। नीचे ताफुन और तारीकी से अथाह गार की गहराइयों में एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंटा। नियाज मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरीं और फिर गुल हो गईं। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां हजरत अली की शान में गीत गा रही थीं। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जाने की जल्दी थी। उसके बाद इस घर में कभी अंडे ना आए, पराठे ना सेके और ना ही स्वेटर बुने।
देखो जो एक अरसे से बियापा की ताक में पीछे पीछे भागी आ रही थी, एक ही जस्त में उन्हें दबोच बैठी और उन्होंने अपना नामुराद वजूद चुपचाप उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उसी सहदरी में साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाईं आई बिरो फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियाँ भाएं भाएं कर रही थीं, जैसे उनमें लाखों अजदहे फुंकार रहे हों। लट्ठे के कान निकालकर उन्होंने चौपरत किया और फिर उनके दिल में सैकड़ों कैंचियाँ चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़े की तरह चौथी का ये जोड़ा न सेंता जाए। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगीं। हमीदा अपने अतीत को दूर झटक कर उनसे जा मिली। लाल टूल पर सफ़ेद गजी का निशान, इसकी सुर्खी में न जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफ़ेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफ़ेदी डूबकर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टाँका भर के डोरा तोड़ लिया। दो मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नरम गालों पर लुढ़क गए। उनके चेहरे की शिकनों से रोशनी की किरणें फूट निकलीं और वो मुस्कुरा दीं, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सुगा जोड़ा बनकर तैयार हो गया हो और कोई अदम में शहनाइयाँ बज उठेंगी। तो दोस्तों ये कहानी थी इस्मत चुगताई की लिखी, जिसका नाम था चौथी का जोड़ा। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।